हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक टेक। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग ईवीएस की पेडागोजी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। कुछ बीच में ब्रेक हो गया था, कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो मैं बिज़ी हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन अब हम लोग डेली वीडियो करेंगे। और तो आज हम लोग ईवीएस पेडागोजी का 2013 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। उसके 15 क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को अब डेली की डेली वीडियोस मिलेंगी और मैं बहुत जल्दी जियोग्राफी की क्लासेस भी आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगी। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, ठीक है। करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है घर में शिक्षकों को व्यस्त रखना। प्रत्यक्ष, तो घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना तो ये तो होगा नहीं। और प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, तो जो करके देखो का जो मेन मोटो होता है वो प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव को उपलब्ध कराना होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, तो ये हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्राइमरी हमें मतलब एक जो प्राथमिक होता है उद्देश्य वो बी है कि प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। करके देखो का मेन सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि बच्चे जो है वो उन्हें खुद से किसी चीज़ का अनुभव हो। और वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सिखाना, तो ये कोई उद्देश्य उसका नहीं होता, बल्कि हस्तपरक अनुभव बच्चों को उपलब्ध कराना होता है। बच्चे जब करके देखते हैं तो अपनी नॉलेज का निर्माण खुद ही करते हैं ताकि वो नॉलेज जो है उनका स्थायी रह सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मतलब प्रोजेक्ट कार्य जो होता है, इसी को कई बार दत्त कार्य कह दिया जाता है। जो प्रोजेक्ट कार्य होता है उसी को कई बार दत्त कार्य भी लिख दिया जाता है। तो जो प्रोजेक्ट कार्य होती है उसका मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, ये हो सकता है, पॉजिटिव पॉइंट है। अब दूसरा है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, तो ये मुख्य लक्ष्य इसका नहीं है, तो बी ऑप्शन नहीं होगा। समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, तो ये भी मुख्य लक्ष्य में नहीं आएगा। और अगला है कि शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, ये सब लक्ष्य हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि लक्ष्य नहीं हो सकते, ये हो सकते हैं लेकिन सेकेंडरी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रोजेक्ट कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है वो अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना होता है। बच्चों को जहाँ पर भी अवसर दिया जाता है, बच्चों को जहाँ पर भी रोल प्ले का मौका मिलता है, वो जो होता है वो सबसे पॉजिटिव और सबसे इफेक्टिव तरीका होता है बच्चों को पढ़ाने का। इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और उसके बाद अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको ईवीएस पेडागोजी का कोई चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आपका अगर सीडीपी का ईवीएस तैयार है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग एक बार 2011 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन पेपर की बन जाती है तो आप इजीली 2021 का जो पेपर होने वाला है वो आप 15 में से 13 तो आराम से करके ले आएंगे। तो अगला है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, तो ये मुख्य उद्देश्य आपको यहाँ पे देखना है। मुख्य उद्देश्य भी लिखा गया है, यहाँ पे एक एक वर्ड का मतलब होता है, तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा। अगला है कि शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, तो ये भी नहीं होगा। अगला है कि नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना, ये भी नहीं होगा। बल्कि जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है वहाँ पे ये है कि शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम उपलब्ध कराना, ठीक है। यहाँ पे मुख्य उद्देश्य की अगर बात की जा रही है तो ये होगा कि जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षार्थी हैं, उन्हें सक्रिय अधिगम का अनुभव उपलब्ध कराया जाए, कि बच्चे जिसमें खुद ही एक्टिव हों, बच्चे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधि करें, तो उसमें बच्चे जो होते हैं सक्रियता से कार्य करते हैं। इसलिए बच्चों को चिड़ियाघर में भ्रमण के लिए ले जाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आपको कई बार सीटेट में एक से ज़्यादा ऑप्शन हमें सही लगते हैं, इसी में हमें वहाँ पे फंस जाते हैं, लेकिन हमें सबसे पॉजिटिव की तरफ लेके चलना है, ठीक है। तो और आप पॉजिटिव की तरफ तभी लेकर जा सकते हैं जब आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से प्रैक्टिस किए होते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो पर्यावरण को पढ़ने का कौन सा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे देखना है कौन सा उद्देश्य नहीं है।
तो कौन सा यहाँ पे पूछ रहा है कि उद्देश्य नहीं है। तो बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना, तो ये तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाता है, क्योंकि ये जो पहला ऑप्शन दिया गया है कि बच्चों को मुख्य शब्दावली की परिभाषा याद करना, हाँ, कभी भी बच्चों को हमें याद नहीं करवाना होता। तो जहाँ पर भी आपको याद वर्ड दिख जाता है तो आप उसे तुरंत ही नहीं वाले आंसर में टिक कर सकते हैं, और आप इसे एलिमिनेट भी आराम से कर सकते हैं कि हमें बच्चों को कभी याद नहीं करवाना होता। बच्चों को हमें यांत्रिक विधि से मतलब एक रट्टाफिकेशन वाला हमें पढ़ाई करवानी नहीं होती है, जो कि मतलब हमारी सच्चाई दूसरी है, भी रियलिटी तो दूसरी है, लेकिन हमें पेडागोजी में याद करने को सबसे मतलब कोई प्रेफरेंस देनी ही नहीं होती, उसे हमें सबसे निगेटिव आंसर मानते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव आंसर ही पूछा गया है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो बच्चों को जो भी मुख्य शब्दावलियाँ होती हैं उन्हें उनकी परिभाषा याद कराने के योग्य बनाना चाहिए, तो ये नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। और हम देखते हैं कि और 3 पॉइंट जो है वो पॉजिटिव हैं। इसे शिक्षार्थियों में विद्यमान विचारों और अभ्यास के ऊपर प्रश्न करने के योग्य बनाना, तो ये पॉजिटिव आंसर है। यहाँ पे नेगेटिव पूछा है तो यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा। अगला है कि इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। और अगला है कि इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यास में विविधता का सम्मान करने के योग्य बनाना, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों ही पॉजिटिव पॉइंट में आते हैं। ठीक है, और हमें नेगेटिव आंसर यहाँ पर देना था। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कविता जो कविता है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में एक टीचर है, वो गरीबी, निरक्षरता, वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। जो जैसे कि जो सामाजिक मुद्दे होते हैं वो यही सब तो होते हैं, गरीबी हो गया, निरक्षरता हो गया, वर्ग असमानता, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो होती है, धर्म, जाति, यही सब सामाजिक मुद्दे होते हैं। तो जो टीचर है वो इस पर बल देना चाहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। तो टीचर ऐसा क्या करे कि वो अपने इस अधिगम के उद्देश्य को, मतलब जो भी वो पढ़ाना चाह रही है बच्चों को, वो अनुभव करा सके और उसका उद्देश्य जो है वो पूरा हो सके। तो सबसे प्रभावी उद्देश्य इसमें से कौन सा होगा, प्राप्ति का निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। तो पहला है कि शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। तो स्लोगन लिखने के लिए अगर हम बच्चों को कहेंगे तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट जो है वो नहीं होगा। और अगला है कि संबंधित बच्चों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। तो कभी भी बच्चों को हम व्याख्यान के द्वारा पढ़ाते नहीं, क्योंकि व्याख्यान विधि जो है वो अपर क्लासेस में चलती है, लोअर क्लासेस में नहीं चलती हैं। और अगला है कि शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। तो ये भी नहीं होगा, बल्कि अगला है कि शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी को एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने, मतलब जो भी हमें गरीबी, निरक्षरता, जो भी हमारे हम वर्ग असमानता, जाति, धर्म के बारे में, सामाजिक मुद्दों के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों से हम खुद कहेंगे कि आप अपने आसपास के मतलब आसपास के एरिया से, अपने आस पड़ोस, अपने फैमिली, अपने मतलब हर जगह से आप जानकारी को इकट्ठा करें और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना, मतलब हर बच्चे अपने अपने तरीके से जानकारी इकट्ठा करेंगे और उसके बाद वो एक ग्रुप प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए टीचर कह सकता है, जिसमें कि बच्चा जो है वो इन्वॉल्व होगा सक्रिय तरीके से, और बच्चा जो है वो ज़्यादा बेटर तरीके से यहाँ पे सीख पाएगा और उसे अनुभव भी हो पाएगा। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको कोई विशेष पेडागोजी की थियरी नहीं पढ़नी, यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना, बस आपको एक अपना माइंडसेट पेडागोजी को तैयार करने के लिए, पेडागोजी को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तैयार करना होता है। तो और वो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। रचनात्मक आकलन मैंने आप लोग को बताया था, फॉर्मेटिव असेसमेंट को शामिल नहीं करता है। तो शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग, तो पहला ही ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि हमें शिक्षार्थियों को कभी भी ग्रेडिंग और रैंकिंग के थ्रू रचनात्मक आकलन हमें करना नहीं होता, क्योंकि रचनात्मक आकलन क्या होता है, शिक्षक पढ़ाने के दौरान करता है। ठीक है, पढ़ाने के लिए करता है, तो पढ़ाने के लिए ही करता है कि अगर मैंने कोई भी चीज़ पढ़ाया और उसी दौरान मैंने आकलन कर लिया कि क्या बच्चे सीख पाए उसे, तो ये होता है रचनात्मक आकलन। उसमें हम बच्चों को ग्रेडिंग और रैंकिंग नहीं देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आंसर यहाँ पे पूछा गया है। और शिक्षार्थियों के अधिगम और रिक्तियों को पहचान करना, तो ये उसका उद्देश्य होता है, तो ये हमारा नेगेटिव आंसर है। तो ये तो नहीं होगा। शिक्षण में
कमियों की पहचान करना, तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ावा देना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। और हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछा गया है और इसका मुख्य उद्देश्य पूछा गया। तो अब मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ एनसीएफ का जब मैंने चैप्टर करवाया था तो मैंने बोला था कि आप सिर्फ 5 मार्गदर्शी सिद्धांत को अगर याद रखते हैं तो आपका एनसीएफ से आने वाला और मैक्सिमम पेडागोजी के क्वेश्चन तो आपके वहीं से सॉल्व हो जाते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, ये ये हो सकता है मे बी। अगला देखते हैं कि विषय को आधारभूत संकल्पनाओं की समझ का विकास करना, ये भी हो सकता है। अगला देखते हैं कि विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण कराना, तो पहले आप यहाँ से निकाल ही देंगे, स्मरण कराना तो होगा ही नहीं। और कुशलता अर्जित करना भी नहीं होगा। कुशलता अर्जित हमें बच्चों को कराना ही नहीं होता क्योंकि वो बच्चे हैं, वो उनकी सीखने की स्टेज है। तो ठीक है, तो हम उन्हें वहाँ पर कुशल नहीं बना रहे होते बल्कि हम उन्हें सिखा रहे होते हैं वहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा। और संकल्पनाओं की समझ का मतलब जो आधारभूत जो फंडामेंटल संकल्पना होती है तो वो भी यहाँ पर भी इसकी बात नहीं की गई है, तो ये भी नहीं होगा। और अगला ऑप्शन है कि कक्षीय अधिगम को विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ना। तो जो एनसीएफ 2005 होता है, जो उसका प्राथमिक उद्देश्य होता है, जो अब अगर आप लोगों ने 5 मार्गदर्शी सिद्धांतों को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि कक्षीय अधिगम की विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी कक्षीय अधिगम होता है, जो भी हम क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, वो विद्यालय के बाहरी जीवन से वहाँ पे हम बच्चों के साथ में हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वहाँ पे भी 5 मार्गदर्शी सिद्धांतों में से एक मार्गदर्शी सिद्धांत ये भी है कि जो भी हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उन्हें हम उनके बाहर के जीवन से जोड़ सकें और उसके बाद रट्टाफिकेशन नहीं कराना है बच्चों को। मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ पे कही गई हैं, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। ठीक है, पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, तो यहाँ पे नहीं पे देखना है, हमें नेगेटिव आंसर निकालना है। उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, तो ये तो पॉजिटिव है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल से लैस करना, तो ज्ञान और कौशल से हमें बच्चों को लैस नहीं करना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो ये अगला क्वेश्चन है, तो बच्चों को हमें ज्ञान और कौशल से लैस नहीं करना होता है। अगला है कि शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना, तो ये भी पॉजिटिव आंसर हो गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल करना जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे, तो ये भी पॉजिटिव आंसर ही होगा। यहाँ पे हमारा नेगेटिव आंसर सिर्फ बी है कि बच्चों को हम काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल से लैस करना, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर तो एकदम बनने ही नहीं वाला, क्योंकि हमें बच्चों को ज्ञान से लैस नहीं करना होता बल्कि हमें सिखाना होता है बच्चों को। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता दिया गया है। पर्यावरण के अध्ययन में बच्चों को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। अगला है कि विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। अगला है और चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। अगला है कि तकनीकी शब्दावली और सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता कहाँ पे दिया गया है, तो अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल नहीं किया गया इसमें, तो ये नहीं है, करने के लिए नहीं किया गया है। और विषय की आधारभूत संकल्पना की व्याख्या करना बच्चों के लिए उतना इफेक्टिव नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा कि बच्चों को चिंतन करने के अवसर देना और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। मतलब बच्चों को ऐसे मतलब वहाँ पे दिया गया होता है कि बूझो तो जाने, या फिर क्या आप ऐसा जानते हैं। मतलब बच्चों को ऐसी बातें बताना जिससे कि बच्चे जानकर आश्चर्यचकित हो जाए और उसमें सोचने पर मजबूर हो जाए। तो ये सब बातों को एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक पर्यावरण के अध्ययन में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे
सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। और तकनीकी शब्दावली और सटीक परिभाषा है तो यहाँ पे ये तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि कभी भी बच्चों को हमें तकनीकी शब्दावली और सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने की बात यहाँ पे कहीं ही नहीं गई है, और हम यहाँ पे प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। और अगला है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं कहानियों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे उद्देश्य नहीं है कविता और कहानी को शामिल करने का। तो विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना, तो कल्पनाशीलता को बढ़ावा देना तो कविता और कहानी का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे ये आंसर तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें नेगेटिव निकालना है। विषय में रुचि को बढ़ाना तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि कविता और कहानी से लोगों की रुचि बढ़ती है पढ़ने में, तो ये भी नहीं होगा। नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, तो यहाँ पे ये में भी हो सकता है। और उसके बाद अगला है कि शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। ठीक है, यहाँ पे शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन आंसर बनेगा कि बच्चों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराने के लिए का ये उद्देश्य नहीं होता, बल्कि बच्चों को में कल्पनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए, विषय में रुचि का विकास करने के लिए और एक रास्ता को भी कभी कभी समाप्त करने के लिए हम कविता और कहानी का यूज़ करते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको कहीं पर आंसर इसका सी मिलेगा, लेकिन मेरी तरफ से यहाँ पे आंसर आपको डी ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मज़ा उपलब्ध कराना टीचर का यहाँ पे उद्देश्य। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। तो हम अपना आवश्यकता को पूरा नहीं करती है, तो पहला ऑप्शन है कि यह शब्दावली और परिभाषाओं पर आवश्यकता को पर अधिक बल देती है। तो यहाँ पे पहला ही हमें नेगेटिव आंसर ढूंढना था, तो यहाँ पे पहला आंसर सही होगा। परिभाषा और शब्दावली पर आवश्यकता से अधिक बल नहीं देती है। ठीक है, यहाँ पे ये आंसर तो होगा ही नहीं। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, और अगला हमें देखें तो यहाँ पे देखिए बच्चे के सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। तो इसके लिए मतलब पाठ्यचर्या जो है, जो हमारा करिकुलम है, वो बच्चे के प्रति सही होना चाहिए, बच्चे के जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो कि इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर रही। तो हमारा पहला ही ऑप्शन हमें सही आंसर मिल जाता है कि यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत होगा। अगला है कि यह भय और पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। तो ये भय और पूर्वाग्रह से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है, तो ये पॉजिटिव आंसर है, इसलिए ये आंसर हमारा नहीं होगा। यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर है। और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर बल देती है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव आंसर है। हमें नेगेटिव की तरफ जाना था। ठीक है, तो हमें नेगेटिव की तरफ जाना था। और हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो आज का अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि शालिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ठीक है, हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाह रही है एक टीचर है जो कि कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को। और तो कौन सा सबसे अधिक तो अच्छा तरीका होगा, तो शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। तो देखने के लिए कहने से कुछ नहीं होगा। विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, तो ये भी नहीं होगा। विभिन्न जानवरों के चित्र को श्यामपट्ट पर बनाना, तो ये भी नहीं पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर टीचर जो है वो बेटर तरीके से बना ही पाएगा। जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म को प्रदर्शित करना, अगर हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ यहाँ पे करें, यहाँ पे अगर हम श्रव्य दृश्य सामग्री का यूज़ करें, बच्चों को हम जानवरों और उसकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म को दिखाएं, तो बच्चे जो है वो बेटर तरीके से और अधिक रोचक ढंग से सीख पाएंगे और बच्चे उसमें इंटरेस्ट भी लेंगे। और बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे जो कि बहुत नीरस चैप्टर होता है, उन्हें इन्हीं तरीके से पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की NCERT की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे। ठीक है, हम क्या समझे इसे खंड को शामिल किया गया है कक्षा 5 की NCERT में। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा। यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि यह आकलन में विषय की अनिश्चितता को कम करता है। अगला ऑप्शन है
कि इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हम क्या समझे, पाठ के अंतर में इसे शामिल किया गया है और सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। ये क्यों किया गया, मतलब हमने जो आंसर दिया, मैंने आंसर मतलब कुछ 10 बच्चों को मैंने बैठाया, बच्चों ने अलग अलग तरीके से आंसर दिया, तो हर बच्चे को किसी को हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चा वो गलत है, वो अपने पर्सपेक्टिव से सही है, वो मतलब उसकी समझ उतनी ही डेवलप हो पाई है। ठीक है, तो ये हमारा उद्देश्य है हम क्या समझे को रखने का। तो ये क्यों किया गया, क्योंकि यह आकलन के विषय अनिश्चितता को कम करता है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बच्चे सही उत्तर सही गलत कुछ होता नहीं है, बल्कि जो चीज़ें सब्जेक्टिव होती हैं वो अपने ये वैरी करती हैं आंसर। और उसके बाद यह आकलन में शिक्षकों को सुविधा बढ़ाता है, तो ये भी नहीं होगा। यह जानने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अगर मैंने 10 बच्चों को एक ही चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है, और 10 बच्चे जो है वो अलग अलग तरीके से उस चैप्टर को समझ रहे हैं, कोई अच्छे से समझ रहा है, कोई नहीं समझ रहा है, कोई एवरेज तरीके से समझ रहा है, तो हम समझ पाएंगे कि हमारे बच्चों का लेवल क्या है और कितने बच्चे हैं जो कि एवरेज हैं, मतलब किस तरीके से वो समझ को डेवलप कर पाए हैं। तो यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे जो है वो कैसे सीख रहे हैं। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और अगला है कि प्रयोगशाला खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। यह शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। फिर से मैं बताती हूँ एक बार कि जो प्रयोगशाला है, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना, 4 मेथड हैं और पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला हो गया, खोज हो गया, जांच पड़ताल हो गया, मतलब चीज़ें ऐसे करके बच्चे जो है वो पर्यावरण को अध्ययन को मतलब पर्यावरण में ऐसे अध्ययन किया जाता है, तो बच्चे मतलब इसके द्वारा ही ये जो है वो सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्व हैं। और यह शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए, जो शिक्षक है वो खाना जो हमें खाना चाहिए, ठीक है, खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बच्चों को बताने के लिए, बच्चों को संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। तो पहला ऑप्शन है कि प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है, ये मतलब कि खाना जो हमें खाना चाहिए उस पर एक वीडियो दिखाता है। या फिर श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है, या फिर विभिन्न खाद्य पदार्थों के उदाहरण देता है और प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है, और शिक्षार्थियों से कहता है कि संभावित स्रोतों से जानकारी एकत्र करें। तो उपयुक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है। ठीक है, सक्रिय अधिगम, ठीक है, आपको अलग अलग किताब में अलग अलग आंसर मिलेंगे, लेकिन मैं अपने हिसाब से आपको आंसर बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, क्या, क्योंकि प्रयोगशाला हो गया, खोजना हो गया, जांच पड़ताल हो गया और प्रश्न पूछना हो गया, ये 4 फैक्टर भी सबसे पहले आपको बता दिए गए हैं, और जिसमें इन सब चीज़ों का अधिकाधिक यूज़ होगा वही हमारा आंसर यहाँ पे बनने वाला है। और यहाँ पे दिया गया कि सक्रिय अधिगम को कौन जो है ज़्यादा संतुष्ट कर रहा है। तो क्या हम वीडियो अगर दिखाएंगे तो बच्चे उतनी सक्रियता से देख पाएंगे, क्योंकि बच्चे जो है उनकी सिर्फ 2 ही इंद्रियाँ यहाँ पे काम कर रही हैं, तो यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा। और जहाँ पे बच्चों की ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे बच्चे ज़्यादा बेटर तरीके से सीखते हैं। श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाना, तो इससे भी नहीं होगा। विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है और प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बनाता है। तो आप लोग इतनी बार खुद ही सोचिए कि आप लोगों ने कितनी बार विटामिन वाला चैप्टर पढ़ा होगा। तो क्या अभी तक आपको याद है कि किस विटामिन का नाम तो हो सकता है आपको टेक्निकल नेम याद हो, लेकिन मतलब किस स्रोत से हमें कौन कौन सा विटामिन मिलता है वो आज भी आप अच्छे से नहीं याद कर पाए होंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ बताने से नहीं होता है। ठीक है, अगला है कि शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से जानकारी इकट्ठे करें, मतलब बच्चे जो है इसमें इन्वॉल्व होंगे, बच्चे अपने आसपास की चीज़ों से पता लगाएंगे, अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से, मतलब अपने दोस्तों से, मतलब बहुत सारी चीज़ों से पता लगाएंगे और जानकारी इकट्ठा अगर करेंगे तो वो जो वहाँ पे बच्चे गतिविधि कर रहे हैं वो बच्चों का सक्रिय गतिविधि होगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों का सक्रिय तरीके से अधिगम होगा। मैंने आंसर को आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया, अगर जिसको भी डाउट हो और वो देख सकता है, क्योंकि अलग अलग बुक में यहाँ पे आंसर अलग अलग दिया गया है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आज का हमारा कि कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है। ठीक है, हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। ठीक है, तो प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना अच्छा होगा, या फिर शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना अच्छा होगा, मतलब योजना बनाती है। और उसके बाद अभी हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। और या फिर विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या करती है, या फिर संकल्पना को समझने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का उपयोग करती है। तो उपयुक्त यहाँ पे उपयुक्त
प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं होगा। ठीक है, हमें एक प्रकरण पढ़ाना है कक्षा 4 में कि हवा सब जगह है, तो इसमें से ऐसा कौन सा, चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि प्रभावी तरीके से बच्चों को पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं होगा। तो प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना तो ये तो सार्थक है, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा। शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अगर हम शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जा रहे हैं तो इससे हमें ये मतलब दिखाने में कोई सहूलियत नहीं हो रही है कि हवा सब जगह है, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी पढ़ा रहे हैं तो आप वहाँ पे बच्चों को शो कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, ऐसा कोई हैक्टिक काम करना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके बाद विभिन्न उदाहरण से संकल्पना की व्याख्या करना, तो ये तो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा। और संकल्पना को समझने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी पॉजिटिव में जाएगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और थैंक यू सो मच, मुझे लगता है आप लोग को सेशन पसंद आया होगा। और हम लोग अब डेली बेसिस पर ईवीएस पेडागोजी को बहुत जल्द खत्म करेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग ईवीएस कंटेंट को स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को अब एक दिन में 2 क्लासेस में देने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, अगर आप लोगों को चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।